जीत की उम्मीद रखने वाले कभी बहाने नहीं बनाते। हेलो दोस्तों, मैं अनुराधा कुमारी आप सभी को अनु जनरल स्टडी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम 10 फरवरी 2022 के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के बारे में देखेंगे। देखिए दोस्तों, आप सभी प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, हम डेली करेंट अफेयर्स बहुत कम ही समय में और सभी प्रकार की जानकारियाँ इस करेंट अफेयर्स में आपको उपलब्ध होगा। दोस्तों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, ये आने वाले एग्जाम किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है करेंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो आप साथ में स्टैटिक जीके भी पकड़ ले रहे हैं। जो हम लोग जीके पढ़ते रहते हैं बार बार, वो सारे हमारे रिवाइज होते रहते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मानव तस्करी, यानी मानव तस्करी जिसको ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए किसने ऑपरेशन आहट, क्या है नाम, ऑपरेशन आहट शुरुआत की है? तो याद रखिएगा, रेलवे सुरक्षा बल। देखिए आरपीएफ, इसी को हम लोग कहते हैं आरपीएफ, यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स हमारा जो होता है, रेलवे पुलिस फोर्स दोस्तों हमारा होता है कि एक हमारा रेलवे आरपीएफ का ही हम लोग पढ़े होंगे दोस्त कि इसका ही नाम पिछले बार बदलकर आरपीएफएस कर दिया गया, यानी रेलवे का हमारा लास्ट में आरपीएफएस कर दिया गया, लास्ट में सेवा जोड़ दिया गया दोस्त। ठीक है, तो याद रखिएगा, मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट किसने शुरू किया? तो रेलवे सुरक्षा बल ने। इसकी स्थापना कब हुआ था दोस्तों? तो 1972 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ था। और इसके अभी वर्तमान में महानिदेशक कौन है दोस्तों? संजय चंद्र। कौन है? संजय चंद्र। ठीक है, अब देखिए पॉलिटी का महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। मानव तस्करी महिलाओं बच्चों और मानव का अंग, यानी कहने का मतलब हम लोग मानव के अंग जो होती है उसको एक देश से दूसरे देश में लोग बेचते हैं, तो इसको रोकने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 में उपबंध किया गया है कि इस पे निषेध किया गया, यानी रोका गया है। यानी देखिए, ये बहुत क्वेश्चन पूछा है कि मानव तस्करी रोकने के लिए भारत के किस अनुच्छेद में जिक्र किया गया है? तो अनुच्छेद 23 में। तो इसी के लिए किसने शुरुआत की है? ऑपरेशन आहट, रेलवे सुरक्षा बल ने। ठीक है, और किसके लिए दोस्तों? सीमावर्ती जो देश होते हैं ना, उनके लिए। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन अमानत, हमने कुछ पहले पढ़ा था कि ऑपरेशन अमानत भी रेलवे सुरक्षा बल का ही क्या है दोस्तों? ये रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा ही ऑपरेशन शुरू किया गया था। इसमें क्या था? अमानत, कहने का मतलब अगर किसी का अमानत है तो उसके पास पहुंचाना, यानी जो खोए हुए सामान है अगर वो खो गया आपको, तो उसका उद्देश्य था इसको पोर्टल पर उपलब्ध कराना, चाहे कि आपको वो सामान मिल सके। उसके अलावा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ का अभी हाल ही में ऑपरेशन सर्द हवा जो चालू किया था सीमावर्ती देशों, जो कि राजस्थान के क्षेत्र में इसकी शुरुआत हुआ था। किसका? ऑपरेशन सर्द हवा। ठीक है, उसके दोस्तों हमारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में, इसके अध्यक्ष 1992 का अधिनियम द्वारा हुआ था दोस्तों। देखिए, अरुण कुमार मिश्रा इसके क्या है? अभी हाल ही में अध्यक्ष बने हैं। ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद जब दोस्तों हमारा रेलवे का बात है तो जानना जरूरी है कि बजट में वंदे भारत ट्रेन को कितना शुरू करने की घोषणा किया गया? 400 नए ट्रेन शुरू किया जाएगा। अभी कल ही हमने पढ़ा था कि एक स्टेशन एक उत्पाद, यानी एक स्टेशन पर एक उत्पाद। जैसे कि मान लीजिए कि आगरा है, तो आगरा में हमारा क्या होता है दोस्तों? पेठा होता है, पेठा। तो पेठा को वहां पे बढ़ावा देना आगरा स्टेशन पर। तो इसी के तरह हमारा रेलवे एक स्टेशन एक उत्पाद किसके द्वारा शुरू किया गया? रेलवे मंत्रालय द्वारा। उसके अलावा रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो विनय कुमार त्रिपाठी है। इसके पहले विनोद कुमार यादव थे, लेकिन अब हट गए। कौन बने हैं? विनय कुमार त्रिपाठी। अब पूछे दोस्तों कि रेलवे मंत्री कौन है? तो अश्विनी वैष्णव। याद रखिएगा, अश्विनी वैष्णव। अगला क्वेश्चन है हमारा कि फरवरी 2022 में भारतीय सेना, ध्यान दीजिएगा, भारतीय सेना ने किसके साथ मिलकर कोकर्स, क्या नाम है?
कोकर्स एम एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के निर्माण आपूर्ति के लिए 3131 करोड़ रुपए का अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है। कौन है? भारतीय सेना। कौन सा है? कोंकर्स। क्या नाम है दोस्तों? कोंकर्स, याद रखिएगा, कोंकर्स। कोंकर्स एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। तो किसके? भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा। ये कहाँ स्थित है दोस्तों? इसका मुख्यालय हैदराबाद में है, यानी भारत डायनेमिक्स लिमिटेड का मुख्यालय हैदराबाद है। इसके ही साथ भारतीय सेना ने मिलकर कोंकर्स एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल बनाने का क्या किया गया है? दोनों के साथ समझौता हुआ है। अब देखिए दोस्तों, याद रखने वाली बात है कि नाग जो हमारा है ये भी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ही है, ठीक है। यानी जो हमारा टैंक होता है ना, उसके क्या करना? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। और देखिए 1983 ईस्वी में एक समझौता हुआ था दोस्तों, जिसमें हमारा एपीजे अब्दुल कलाम थे उस समय, तो उनके द्वारा पटना यानी 5 मिसाइल पर जोर दिया गया था। कौन कौन? इसका ट्रिक है पटना। पटना PATNA। तो P से दोस्तों पृथ्वी, A से अग्नि, और 3 से त्रिशूल, और 9 से नाग, और A से फिर हो जाएगा दोस्तों आकाश। यानी पृथ्वी से शुरू करेंगे, कहाँ जाएंगे? आकाश में। यानी धरती से शुरू करेंगे, आकाश में जाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा। तो पृथ्वी और लास्ट में अपना याद रखिएगा आकाश, ठीक है। DRDO दोस्तों, क्योंकि अब हमारे टेक्नोलॉजी की बात हुई तो हमको जानना जरूरी है। DRDO की स्थापना डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्थापना दोस्तों हुआ था 1 जनवरी 1958 में, जिसके मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसका अभी अध्यक्ष कौन है? G सतीश रेड्डी, ठीक है। उसके अलावा हमारे दोस्तों जिरकॉन मिसाइल, ये मुख्य था रूस का। जिरकॉन मिसाइल हाइपरसोनिक मिसाइल किसका था? तो रूस के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था 2021 में। अब ये हमारा आता है प्रलय। हमने इसको बारे में पहले भी पढ़ा था कि सतह से सतह में से प्रक्षेपित होने वाले भारत का पहला परीक्षण इसका किया गया प्रलय का। जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग अग्नि का पढ़ते हैं ना, तो 5वां छठा प्रक्षेपण चल रहा है इसका सफल परीक्षण। उसी तरह प्रलय है, इसका पहली बार प्रथम परीक्षण हुआ है, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों हमने कल ही पढ़ा था कि AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जॉब पोर्टल स्वराज्यबिलिटी, क्या नाम है? स्वराज्यबिलिटी के शुरुआत किसने किया? यानी इस पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो IIT हैदराबाद ने। किसने? IIT हैदराबाद के द्वारा बनाया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? जॉब पोर्टल है, किसके लिए? विकलांगों के लिए। अब हमारा हैदराबाद का आया है, तो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी यहीं पे बन रहा है हैदराबाद में, 216 फीट, ठीक है। चलिए आगे। ओलंपिक वीथी, देखिए वीथी है, ओलंपिक वीथी, या इसी का नाम है ओलंपिक बुलेवार्ड। ओलंपिक वीथी या ओलंपिक बुलेवार्ड किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के स्ट्रीट एस्केपिंग परियोजना का एक हिस्सा है? यानी याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है ओलंपिक वीथी या ओलंपिक बुलेवार्ड, क्योंकि ओलंपिक से संबंधित अभी हाल ही में ओलंपिक घटित हुआ है। तो कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में इसकी स्थापना किया जाएगा। और देखिए यह क्या होगा? जितने भी ओलंपिक पदक विजेता है ना, उसकी मूर्ति स्थापित किया जाएगा। और लगभग दोस्तों हमारा 900 मीटर की सड़क होगी, ठीक है, याद रखिएगा 900। इसी पर क्या किया जाएगा? इसकी मूर्ति बनाया जाएगा। और कहाँ पे? नई दिल्ली में, ओलंपिक वीथी के तहत, ठीक है। अब चलिए, भारत का पहला स्मोक टावर कहाँ बना था? तो दोस्तों हमने पढ़ा था नई दिल्ली में, ठीक है। स्मोक टावर भारत का पहला नई दिल्ली में। वही पूछे टोक्यो ओलंपिक, देखिए ओलंपिक में ओलंपिक पदक के विजेताओं की जब मूर्ति लगाई जाएगी, तो ओलंपिक पदक के विजेताओं को भी जानना जरूरी है कि कौन कौन थे। हमारे इस पर जो ओलंपिक हुआ था 32वां ओलंपिक हुआ था, ठीक है। और कहाँ हुआ था? टोक्यो, जो कि जापान की राजधानी है, ठीक है, यहाँ पे। और उसके अलावा दोस्तों ओलंपिक की शुरुआत 6 अप्रैल 1896 में हुआ था, ठीक है। पहली बार एथेंस ग्रीस में इसका आयोजन हुआ था ओलंपिक का। इसका अभी वर्तमान में अध्यक्ष है थॉमस वाक। कौन है? थॉमस वाक। अब देखिए इसका शुभंकर क्या था, क्योंकि शुभंकर पूछता है, तो शुभंकर था मिराई तोवा, ठीक है, मिराई तोवा। मिराई तोवा, देखिए सब कैसे याद रखिएगा, 2 है। एक तो ओलंपिक में हमारा है मिराई तोवा, उसके बाद पैरालंपिक में हमारा दोस्तों है सोमाइटी। तब पहले क्या आता है? म आता है, तब ना स आता है, यरलव, मतलब ऐसे पढ़िएगा, पफ म, तब यरलव तलब से वैसे, तो स, तब मिराइती तब सोमाइटी, ठीक है, याद रखिएगा, मिराई तोवा तब सोमाइटी। अब भारत का स्थान
कितना था? 48वें स्थान पर भारत 7 पदक के साथ था। ठीक है, इसका थीम सॉन्ग क्या था? लक्ष्य तेरा सामने है। तो देखिए कंफ्यूजन होता है, हम आपको बता रहे हैं। देखिए एक तो ओलंपिक का पूछता है, एक पैरालंपिक का पूछता है। तो ओलंपिक का हमारा लक्ष्य तेरा सामने है और पैरालंपिक का है कर दे कमाल। तो यानी दोस्त कहने का मतलब है कि जब तक आप एक लक्ष्य नहीं निर्धारित करिएगा तब कमाल कैसे करिएगा। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले लक्ष्य बनाइए कि हमको जाना कहाँ है, करना क्या है, और तब आप उस पे निशाना लगाकर कमाल करिए। ठीक है, तो याद रखिएगा लक्ष्य तेरा सामने है। अब पैरा ओलंपिक बाद में आयोजित हुआ तो बाद वाला कर दे कमाल। तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको किसने गाया था? मोहित चौहान ने। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों हमारा आता है पदक। कितने पदक जीते थे? 7। एक तो स्वर्ण, 2 रजत, 4 कांस्य। ठीक है, अब दोस्तों आता है हमारा मणिपुर। मणिपुर कौन कौन जीता था? सबसे पहले था हमारे मीराबाई चानू जो टोक्यो ओलंपिक में पहला पदक जीती थी। जो कौन सा पदक था? रजत पदक। ठीक है, यह मणिपुर की महिला है। उसके बाद भार उठाती यानी भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग से है। ठीक है, दूसरा का आता है दोस्तों हमारा पीवी सिंधु जो कि आंध्र प्रदेश से है। यह बैडमिंटन खेलती है, इन्होंने कांस्य पदक जीता। उसके बाद आता है दोस्तों लवलीना बोरगोहन। लवलीना बोरगोहन दोस्तों हमारा बॉक्सिंग से खेलती है, इन्होंने कांस्य पदक जीता था। ठीक है, और ये किस राज्य से है? असम से। याद रखिएगा लवलीना बोरगोहन असम से। अब आता है दोस्तों हमारा हॉकी टीम। तो हॉकी टीम तो बहुत सारे इसमें टीम रहते हैं, 11 खिलाड़ी खेलते हैं, तब इसमें सबका तो नहीं याद रखेंगे। तो याद रखिएगा हॉकी टीम कांस्य पदक जीता था और 41 वर्षों बाद भारत ने किस ओलंपिक में पदक जीता और किस देश को हराया? तो जर्मनी। याद रखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट जर्मनी को। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आता है रवि कुमार दाहिया। तो देखिए रवि कुमार दाहिया हरियाणा राज्य से हैं, इन्होंने रजत पदक जीता। और किस क्षेत्र में? कुश्ती में। रवि कुमार दाहिया कुश्ती में रजत पदक। अब आते हैं दोस्तों हमारे नीरज कुमार चोपड़ा, ये हमारा गोल्डन बॉय, ये हमारा है हरियाणा से संबंधित है। यह स्वर्ण पदक जीते, इन्होंने भाला फेंक या जेवलिंग थ्रो में। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आता है हमारा बजरंग पुनिया। याद रखिएगा बजरंग पुनिया लास्ट में पदक जीते थे, कांस्य पदक जीते थे और ये कुश्ती में जीते थे। इसलिए ओलंपिक जो हमारा समापन समारोह था, यानी जब देखिए जब हमारा स्टार्ट होता है तभी ध्वज हमारा कोई ना कोई व्यक्ति ले जाएगा यानी राष्ट्रीय ध्वज, और जब हमारा समाप्त होगा तब कोई इसका इसको संभालेगा। तो देखिए जब ओलंपिक था तो इसमें तो हमारा कौन कौन थी? MC मेरी कौन थी और उसके अलावा कौन था? हमारा मनप्रीत सिंह। अब वहीं हमारा समापन समारोह में जो अंतिम पदक जीते बजरंग पुनिया, इन्होंने हमारा समापन समारोह में पदक क्या हमारा ध्वजारोहण किया। अगला दोस्तों है हमारा दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे। तो याद रखिएगा इग्लू, इग्लू याद आ रहा है? इग्लू क्या है? बर्फ से बना हुआ एक घर है। ठीक है, तो इग्लू कैफे कहाँ बना है? तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे बन रहा है और इसका नाम है क्या? स्नोग्लू। देखिए इग्लू, इग्लू कहाँ होता है दोस्तों? बर्फ क्षेत्र में होता है। तो इग्लू बर्फ का क्या होता है? इंग्लिश स्नो। ठीक है, तो स्नो हमारा स्नो में हमारा इग्लू जोड़ दीजिएगा तो स्नोग्लू हो जाएगा। तो वही इसका नाम रखा गया स्नोग्लू, जो कि गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे बड़ा कैफ है। अब देखिए हमने बताया कि स्कीमो जनजाति हमारा जो अफ्रीका में पाई जाती है दोस्तों, इसी के जो बर्फ से घर है ना उसको हम लोग इग्लू कहते हैं। क्या कहते हैं? इग्लू। बर्फ से स्कीमो जनजाति हमारा कहाँ है? इग्लू नहीं, पिग्मो जनजाति हमारे दोस्तों अफ्रीका में। ठीक है, स्मीगो जनजाति हम स्कीमो बर्फ के क्षेत्र में पाया जाता है। याद रखिएगा स्कीमो इग्लू। अब हमारा आए हैं जम्मू कश्मीर, तक कुछ देख लेते हैं। जैसे कि जम्मू कश्मीर में ही हेरात पर्व मनाया जाता है। याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में ही हेरात पर्व मनाया जाता है। ट्यूलिप गार्डन भी जम्मू कश्मीर में बना था, यानी फूलों का गार्डन। उसके बाद दोस्तों डाचीगम राष्ट्रीय उद्यान है, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान है और सलीम अली नेशनल पार्क भी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। अब दोस्तों हमारा आता है प्रोजेक्ट 75, जो हमारे बालिकाओं है ना इनको छात्रवृत्ति योजना हमारा प्रोजेक्ट 75 स्टार्ट किया गया था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों सिग्नल खिड़की प्रणाली से, यानी कल ही हमने पढ़ा था कि सिंगल विंडोज सिस्टम से जुड़ने वाला भारत का पहला यूटी यानी यूनियन टेरिटरीज कौन बना है? तो जम्मू कश्मीर। याद रखिएगा
अगला क्वेश्चन, किस यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश है, किस राज्य ने कंचोथ महोत्सव, क्या नाम है, कंचोथ महोत्सव कहाँ पे मनाया गया है? तो याद रखिएगा ये भी जम्मू कश्मीर से है। ठीक है, यह करवा चौथ के तरह ही त्यौहार है, यानी करवा चौथ में दोस्तों औरतें क्या करती है, पति के लिए लंबी उम्र की कामना करती है, उसी प्रकार कंचौथ करवा चौथ, ऐसे ही बोलिएगा, कंचौथ दोनों में आ रहा है, तो चौथ करवा चौथ। ठीक है, कहाँ, जम्मू कश्मीर में। अब आता है दोस्तों कुछ प्रमुख त्यौहार, जैसे कि हरेली त्यौहार, तो हरेली त्यौहार कहाँ होता है, छत्तीसगढ़ में। हरेला तो उत्तराखंड में। देखिए ऊपर से एक ऐसे आया है हरेली, तो इसमें इस तरह आया हुआ है ऊपर से, तो याद रखिएगा, दो दिमाग में दो कंफ्यूजन जब होना तो कुछ ट्रिक लगा लीजिए, जैसे हरेली हरेला, तो हरेला हमारा उत्तराखंड, हरेली छत्तीसगढ़। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हमारा बथुकम्मा हमारा है तेलंगाना में, इसके अलावा बथुकम्मा के अलावा हमारा बोनालू भी तेलंगाना में। ठीक है, वहीं धानु यात्रा पूछे दोस्तों तो ओडिशा में है, थाईपुसम तमिलनाडु में है, थाईपुसम तमिलनाडु में है, वहीं स्पीतुक हमने पिछला बार पढ़ा था लद्दाख में। तुरंगिया महोत्सव अभी हाल ही में मनाया गया है, कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। वहीं मकर बिहू त्यौहार सबरी बाला जो हमारा मंदिर है दोस्तों, उसमें मकर बिहू त्यौहार केरल में मनाया जाता है। उसके बाद तानसेन महोत्सव ग्वालियर मध्य प्रदेश में, सिग्मो गोवा में, ये बहुत पूछता है सिग्मो महोत्सव। उसके बाद लोसांग सिक्किम में। उसके बाद विजय सांस्कृतिक महोत्सव कोलकाता में आयोजित किया गया था। चलिए आगे, अगला है हमारा क्वेश्चन महत्वपूर्ण, केंद्रीय बजट 2022-23 में प्रस्तावित की गई पर्वतमाला योजना, क्या है, पर्वतमाला योजना का नोडल मंत्रालय कौन बना है? तो देखिए पर्वतमाला योजना हमारा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा चलाया जाता है, ये हमारी इसका नोडल मंत्रालय बना है। ठीक है, यानी नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय। पहाड़ों तक पहुंचने के लिए रोपवे का निर्माण करना इसका मुख्य उद्देश्य है। यानी अगर कोई हमारा पहाड़ है, जैसे कि हम लोग माउंट एवरेस्ट है, कोई भी मंसूरी है, कोई भी पहाड़ है, तो यहाँ पे जाने के लिए कठिनाई होती है, तो यहाँ पे जाने के लिए जो हमारा रोपवे है यानी सड़क जो बनेगा, इसी का मुख्य उद्देश्य है पर्वतों तक पहुंचने के लिए। ठीक है, पर्वतमाला योजना। अब देखिए याद रखिएगा दोस्तों कि ये 60 किलोमीटर लंबी होगी और 8 रोपवे प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। ठीक है, अब कुछ आता है बजट से बात है, जैसे कि रैंप योजना, तो रैंप तो हम बहुत बार देख लिए, रैंप योजना माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज जो कि एमएसएमई मंत्रालय से है। उसके बाद दोस्तों पीएम डिवाइन हमने समझाया था, पीएम डिवाइन के बारे में, उत्तर पूर्वी क्षेत्र को विकसित करने के लिए, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है ना उसको विकसित करने के लिए यह योजना चला था। उसके अलावा मेडिसिन फ्रॉम स्काई, तो देखिए मेडिसिन फ्रॉम स्काई तेलंगाना में, यानी ड्रोन के द्वारा दवाई उपलब्ध करवाना इसका मुख्य उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सेल्फ फोर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पूछेगा, हाल ही में सेल्फ फोर्स कौन जारी करता है? याद रखिएगा सेल्फ फोर्स द्वारा जारी वैश्विक डिजिटल कौशल सूचकांक 2022 में सबसे अधिक तत्परता सूचकांक, कहने का मतलब कि जो यह सूचकांक जारी किया गया है इसमें कौन सा देश प्रथम स्थान पर है, कौन सा में सबसे अधिक तत्परता, यानी तत्परता का मतलब कि डिजिटल कौशल को सीखने के लिए कहाँ के लोग सबसे ज़्यादा उत्सुक है, कहाँ के लोग चाहते हैं कि मैं डिजिटल के बारे में जानूं, पढ़ूं, सीखूं, तो यह दोस्तों याद रखिएगा भारत प्रथम स्थान पर है। किसमें? तत्परता सूचकांक। हमने बहुत सारे सूचकांक देखा, किसी में भारत का ये स्थान है, लेकिन हमने प्रथम स्थान पहली बार पढ़ रहे हैं, कहाँ पे है हमारा भारत तत्परता सूचकांक में, मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखिएगा। ठीक है, समझ गए किसके लिए होगा, ब्राजील सेकेंड स्थान पर है। और टोटल दोस्तों इसमें 19 देशों ने हिस्सा लिया था। ठीक है, किसके द्वारा जारी किया गया था? सेल्फी फोर्स के द्वारा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नेशनल स्टार्टअप डे, देखिए अब हमारा आया है डिजिटल करण से, तो हम इसको जान लेते हैं। नेशनल स्टार्टअप डे 16 जनवरी को मनाया जाएगा। यूनिकॉर्न हमारा क्या है? यूनिकॉर्न भारत की
जो स्टार्टअप जो बड़ा रूप ले लेते हैं उसको यूनिकॉर्न कहते हैं, जिसमें भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है, प्रथम अमेरिका है। अब 10 से 16 जनवरी तक ले हमारा स्टार्टअप सप्ताह मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद कुछ सूचकांक, जैसे खुशहाली सूचकांक, खुशहाली में भारत 139 स्थान पर है, फिनलैंड प्रथम स्थान पर है, भूखमरी में भारत 101 स्थान पर है, डेनमार्क प्रथम स्थान पर है, ठीक है। फिर प्रेस फ्रीडम सूचकांक, प्रेस फ्रीडम किसके द्वारा, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर के द्वारा जारी किया जाता है, इसमें भारत 142 है, नॉर्वे प्रथम स्थान पर है। वहीं पूछे मानव विकास सूचकांक में भारत 131वां स्थान पर है, नॉर्वे प्रथम स्थान पर है। और एक हम क्यों छोड़ दे, शांति, भारत शांति में 135वें स्थान पर है, याद रखिएगा। प्रथम स्थान पर आइसलैंड। तो आप एक बार देख लीजिए, खुशहाली 139 प्रथम फिनलैंड, भूखमरी 101 प्रथम डेनमार्क, प्रेस फ्रीडम 142 नॉर्वे, मानव विकास सूचकांक 131 नॉर्वे, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आशा करती हूँ आप सभी को समझ आ रहा होगा। अब ये हमारा क्वेश्चन है 14 से 18 फरवरी, 14 फरवरी, देखिए दोस्तों 14 फरवरी, 14 से 18 फरवरी 2022 के मध्य भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय साक्षरता सप्ताह, यानी कहने का मतलब वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया गया। इस वर्ष इसकी थीम क्या है, वित्तीय साक्षरता सप्ताह हमारा पहले मनाया कब जाता है, याद रखिएगा 14 से 18 फरवरी, ठीक है। बहुत सारे सप्ताह मनाए जाते हैं, जैसे कि हमने अभी देखा स्टार्टअप सप्ताह, इसके अलावा हम लोग स्तन सप्ताह मनाते हैं। उसी तरह हम लोग बहुत, जैसे कि हमारा क्या कहा जाता है, अंतरिक्ष सप्ताह मनाया जाता है। उसी प्रकार वित्तीय साक्षरता सप्ताह आरबीआई द्वारा मनाया गया था। इसका थीम क्या है, गो डिजिटल गो सिक्योर, यानी आप डिजिटल के तरफ बढ़े और सुरक्षित होकर बढ़े, ठीक है। तो गो डिजिटल गो सिक्योर, ठीक है। चलिए आगे, वित्तीय साक्षरता सप्ताह हमने देख लिया। अब आरबीआई की बात है तो इसको देख लेते हैं। आरबीआई की स्थापना यंग हिल्टन समिति का सिफारिश पर हुआ। 1934 में एक्ट आया, 1935 में इसकी स्थापना हुआ, ठीक है, 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को, ठीक है। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ। राष्ट्रीयकरण यानी जब हमारा देश आज़ाद हो जाएगा तब तो राष्ट्रीयकरण होगा, तो 1949 में। पहला गवर्नर कौन थे, ओसबॉर्न स्मिथ। पहला भारतीय गवर्नर कौन थे, तो सीडी देशमुख। वहीं 25वां गवर्नर पूछे तो शक्तिकांत दास। अब यही हमारा प्रतीक चिन्ह क्या है, तो एक बंगाल रॉयल टाइगर और एक तार का पेड़, याद रखिएगा, बंगाल रॉयल टाइगर और तार का पेड़। अगला चलते हैं, हमारा ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी से सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने हाल ही में बिहार दरोगा का पीटी दिया, उसके पहले बहुत सारे एग्जाम दिए, उस सब में टेक्नोलॉजी से जितने भी अंतरिक्ष, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी की बढ़ावा हो रही, तो आपको इस क्वेश्चन को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला है 14 फरवरी 2022 ईस्वी को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी इसरो वर्ष 2022 का पहला उपग्रह EOS-04 किस प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित करेगा, तो PSLV C-52 के द्वारा EOS-4 प्रक्षेपण करेगा। कब, 14 फरवरी, याद रखिएगा 14 फरवरी, कभी मत भूले 14 फरवरी हमारा अभी आने वाला वैलेंटाइन डे है। इसी दिन सरकार ने इसको चुना और PSLV C-52 के द्वारा इसको प्रक्षेपित करेगा। अब हम जानते हैं दोस्त कि ESO क्या है। ESO अर्थ, O से ऑब्जर्वेशन और सैटेलाइट यानी पृथ्वी पर निगरानी रखना इसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। PSLV C-51 से चंद्रयान प्रथम छोड़ा गया था, वहीं GSLV MK3 से द्वारा चंद्रयान 2 छोड़ा गया था, GSLV MK3, ठीक है। अब आता है PSLV C-37, मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों है, क्योंकि भारत ने रिकॉर्ड तोड़ 104 उपग्रह छोड़े, लेकिन इसको भी तोड़ दिया किसने, स्पेस एक्स कंपनी के जो फाल्कन 9 के द्वारा छोड़ा गया था, जो हमारे एलन मस्क हमने कल देखा था, इनके द्वारा 143 उपग्रह छोड़ के भारत का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया गया, याद रखिएगा। अब आता है दोस्तों PSLV C-51, ये हमारा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यह अमेजोनिया जो कि ब्राजील का एक उपग्रह था, वहाँ के अमेजोन 1 पर निगरानी रखने के लिए अमेजोनिया प्रथम को छोड़ा गया, किसके द्वारा, PSLV C-51 के द्वारा। वहीं पूछे PSLV 25 तो मंगलयान, तो 11
11 तो हो जाएगा चंद्रयान, उसके बाद 25 हो जाएगा मंगलयान, अब हो जाएगा GSLV के थर्ड चंद्रयान 2, और ये 37, 51, अब हमारा 52 तो हम लोग ने देख लिया जो कि ESO-4 छोड़ेगा। अब हमारा आता है PSLV। PSLV के बारे में जानना जरूरी है कि PSLV क्या है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब हमारा GSLV है तो जियो सिंक्रोनियस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जियो सिंक्रोनियस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, कहीं आपको देगा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है, आप याद रखिएगा जियो सिंक्रोनियस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब हमारा अगला क्वेश्चन है फिटनेस ओपन समिट का संबंध क्या है, तो देखिए फिनटेक ओपन समिट, फिनटेक ओपन समिट, फिनटेक का मतलब ही होता है फिनेंशियल टेक, ठीक है, फिनटेक, तो इसको शुरुआत किया है नीति आयोग के द्वारा, ठीक है। इसमें क्या होगा कि नवाचार को बढ़ावा देना, नवाचार हमारा बढ़ेगा तो रोजगार मिलेगा, ठीक है, यानी जो हमारे नए नए प्रकार के कोई चीज़ अगर मिल रहा है तो हम लोग को रोजगार मिलेगा। स्टार्टअप की स्थापना करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसको फंड मतलब नीति आयोग के द्वारा निवेश को ओपन मंच देना, यानी निवेश के लिए खुला मार्केट देना, आप आके यहाँ पे निवेश कर सकते हैं, नवाचार को बढ़ावा दीजिए, नवाचार बनेगा, कंपनियां बनेंगी छोटे छोटे, तो उसमें लोग क्या होंगे, पर लोगों को रोजगार मिलेगा। तो फिनटेक किससे है, नीति आयोग, याद रखिएगा। अब हमारा आता है दोस्तों कि इसकी शुरुआत किसने किया था, अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव केवल रेल मंत्री ही नहीं है, सूचना एवं संचार मंत्री भी है, यानी IT मंत्री भी है, ठीक है, याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी मंत्री भी हमारा अश्विनी वैष्णव है। उसके बाद निवेश का ओपन मंच प्रदान करना। अब आता है दोस्तों नीति आयोग। तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था। 15 अगस्त 2014 को इसकी घोषणा हुआ कि योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग बनेगा और स्थापित कर दिया जाता है 1 जनवरी को। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष हमारे राजीव कुमार जी है, CEO अमिताभ कांत है, ठीक है, और यह कैबिनेट मंत्री की तरह इनकी योग्यता होती है, याद रखिएगा। यह पॉलिटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हमारा अंतिम क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार के कैबिनेट द्वारा धर्मांतरण विरोधी विधेयक, यानी धर्मांतरण विरोधी विधेयक को पारित किया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हरियाणा सरकार पिछला बार गो जो हमारा गोरख धंधा सब था उस पर भी रोक लगाया था। तो हम हरियाणा सरकार जो मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने यानी धर्म से संबंधित किसी प्रकार के विधेयक विरोधी मतलब रोक लगा दिया और इस पर विधेयक पेश किया है, ठीक है। देखिए इसका राजधानी चंडीगढ़ है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है, बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के राज्यपाल है। हरियाणा में ये हवाई टैक्सी सेवा शुरू किया गया था चंडीगढ़ में, ठीक है दोस्तों। गोरख धंधा शब्द हमने देख लिया। उसके अलावा दोस्तों हमारा जो सुल्तानपुर है और उसके बाद भिंडवास है, यानी जो हमारा जो भिंडवास है इसको रामसर साइट में शामिल किया गया है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों कालेश्वरम और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है हमारा, ये कालेश्वर और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान भी हमारा हरियाणा में है। अगर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो फाइजर इंडिया है हमारा दावा कंपनी है, इसके नए अध्यक्ष अभी हाल ही में बनाए गए हैं प्रदीप शाह, ठीक है। कौन है, विश्व बैंक के पूर्व सलाहकार हैं, इनको अभी हाल ही में फाइजर इंडिया के नए अध्यक्ष बनाए गए। यह दावा निर्माता कंपनी, याद रखिएगा। राज्यसभा के नए महासचिव PC मोदी हैं। वहीं फिक्की का पूछे दोस्तों तो अरुण चावला, फिक्की का अरुण चावला। देखिए दोस्तों आज के करंट अफेयर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। अगर आप सभी को दोस्त अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ दोस्त मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों और शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।